नमस्कार मित्रों अक्सर राम कथाओं की बात चलती है तो राम कथाओं का जिक्र जो है वो ऋषि वाल्मीकि से लेकर उसके बाद बकायदा राम कथा के वाचकों तक निरंतर कोई ना कोई नया प्रसंग लेके हमारे सामने आ जाता है। अयोध्या जी तो आप जानते हैं कि वो सिर्फ अध्यात्म का केंद्र नहीं रही, वो बल्कि अब तो धार्मिक पर्यटन का भी प्रमुख स्थल बन गई हैं अयोध्या। श्री अयोध्या जी, अयोध्या धाम कहते हैं उसको अब तो ये अलग अलग प्रसंगों में इसका जिक्र होता है। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि 128 रामायणें अपने अलग अलग रूप में आपके सामने एक चर्चा के रूप में, एक प्रसंग के रूप में, एक प्रस्तुति के रूप में आएंगी। आज मैं जिस रामायण की बात कर रहा हूँ मित्रों, आप उस पर भी थोड़ा सा हो सकता है कि आश्चर्यचकित भी हों कि ये हुआ था हमारे काल में। और वो जिक्र मैं इस संदर्भ में कर रहा हूँ कि मुंशी प्रेमचंद ने भी रामायण लिखी थी। अब मुंशी प्रेमचंद की रामायण, राधेश्याम कथावाचक की रामायण तो चलती है, गोस्वामी तुलसीदास जी की भी चलती है, उनकी वाल्मीकि रामायण तो खैर एक अमर ग्रंथ के रूप में हमारे सामने आता ही है। और बहुत सारी रामायणें आती हैं, बहुत सारी कदम्ब रामायण अलग से दक्षिण भारत की एक आधार, सांस्कृतिक आधार के रूप में हमारे सामने आती है। लेकिन मुंशी प्रेमचंद की रामायण जो है इसका जिक्र नहीं हुआ, लगभग नहीं हुआ। हुआ भी होगा तो सिर्फ संदर्भ जो है वो सतही रूप में सामने आया होगा। मुंशी प्रेमचंद जी ने भी रामायण पर कलम चलाई थी और वो रामायण, उनकी रामायण का नाम रामचर्चा है। थोड़ा सा हटके, कहीं रामचरितमानस है तो कभी रामायण है, कहीं कदम्ब रामायण है, तो इसमें मुंशी प्रेमचंद जी की जो रामायण है उसका नाम रामचर्चा है। और ये मूलतः मुंशी प्रेमचंद का लक्ष्य ये नहीं था कि वो कोई आध्यात्मिक क्षेत्र में पदार्पण करना चाहते थे विशुद्ध रूप से। उनका जो उद्देश्य था वो बच्चों और किशोरों के लिए एक सरल और बोधगम्य राम कथा की प्रस्तुति करना था। और ये प्रस्तुति धीरे धीरे हिंदी के जो बाल साहित्य था उसका अनमोल हिस्सा बन गई। उसमें कुछ विशेषताएं भी हैं। इस मुंशी प्रेमचंद वाली जो राम चर्चा है इसकी विशेषताएं हैं जिनके कारण उसका जिक्र आपस में बांटा जाना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो यह है कि सरल भाषा। मुंशी प्रेमचंद ने राम कथा को जटिल दार्शनिक बातें जो है ना, जटिल दार्शनिक बातें वो उनसे दूर रखा और अत्यंत सरल बोलचाल की हिंदी में इसे प्रस्तुत किया ताकि बच्चे इसे आसानी से ग्रहण कर सकें, पढ़ सकें। दूसरा ये था कि उनका था कि मैं हर चीज़ को तर्क संगत रूप में प्रस्तुत करूं, क्योंकि बच्चों के मन में जिज्ञासा अवश्य आती है। आप एक चमत्कारिक ढंग से एक प्रस्तुति किसी घटना की कर दें तो बच्चों के मन में जिज्ञासा बनी रहती है कि ये कैसे हुआ होगा, ये संभव कैसे है। तो मुंशी प्रेमचंद ने इस बात का प्रयास किया कि सारी चमत्कारिक घटनाओं को भी तर्क संगत ढंग से प्रस्तुत किया ताकि बच्चों की जिज्ञासाएं शांत तात्कालिक रूप में हो जाएं। और उसके बाद उन्होंने जो एक बाल मनोविज्ञान उसका भी बड़ा ध्यान रखा, चाइल्ड साइकोलॉजी का। और उसमें उन्होंने इसी बात का ध्यान रखते हुए राम चर्चा के माध्यम से राम कहानी को ऐसे ढंग से प्रस्तुत किया जो पाठकों को बांधे रखे, क्योंकि वो उस वक्त तो ये किताबों का ज़माना था और रामचर्चा भी एक पुस्तक रूप में सामने आनी थी। तो वो एक ऐसा तरीका, एक ऐसी कहानी के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी ने, जो अपने वक्त के सबसे बड़े उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट माने जाते हैं, और उन्होंने कहानी को इस ढंग से रामचर्चा के नाम से प्रस्तुत किया ताकि पाठक अंत तक उससे बंधे रहें। और जो मुख्य पात्र हैं राम, सीता और लक्ष्मण, इनका वर्णन बहुत ही जीवंत तरीके से हो ताकि वो पूरी की पूरी अवधारणा उनकी बच्चों के मन में, किशोरों के मन में अंकित हो जाए, उसकी छाप पड़ जाए। और उनकी एक और कहानी भी है, मैं आपको ये भी संदर्भ रामचर्चा तो है ही, लेकिन उनकी एक और कहानी भी है जिसका नाम है रामलीला। अब ये रामलीला जो है ये
अलग से एक नए रूप में नए प्रसंगों को लेकर आती है। और इसमें यह है कि रामलीला के दृश्य और उनमें रमे हुए सामान्य लोग, उनका ज़िक्र ज़्यादा है। रामलीला के जो दृश्य हैं, जो जो क्षेत्र इसमें संभव होते हैं कथा में, उनका प्रसंग और साधारण लोगों की भावनाओं का प्रसंग, ये मुंशी प्रेमचंद ने देने का प्रयास किया है। और ये भी कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने इसकी रचना जो थी वो तब की थी जब वो गोरखपुर में थे। अब गोरखपुर में अक्सर उनके प्रवास को अलग अलग ढंग से लिया जाता है। अक्सर उनके नाम का जिक्र जो है वो लखनऊ से भी जोड़ा जाता है, बनारस से भी जोड़ा जाता है, ज़्यादा बनारस से, और उसके बाद गोरखपुर से। तो ये अलग अलग ढंग से दी गई ये राम चर्चा। ये सबसे पहले मित्रों, मैं आपको ये भी बता दूं कि 1928 में लाहौर में एक पब्लिकेशन था जिसका नाम था लाजपत राय एंड सन्स पब्लिकेशंस, लाजपत राय एंड सन्स पब्लिकेशन। और उसके बाद सरस्वती प्रेस वाराणसी, दोनों प्रकाशनों ने इसका मुद्रण करवाया था। और ये अलग अलग दोनों स्थानों से 1928 में वहाँ लाहौर से, और उसके बाद वाराणसी से इसका पब्लिकेशन हुआ। जो लाहौर से जो पब्लिकेशन था वो उर्दू लिपि में था, वो उसकी पर्शियन लिपि थी, वो उर्दू में थी रामायण। लेकिन ये जो सरस्वती प्रेस में छपी बाद में बनारस में, ये हिंदी था, उसका रूप था। तो मुंशी प्रेमचंद को पर अधिकार जो है मुंशी प्रेमचंद पर, वो हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाओं के जानकारों और जो पढ़ने वाले हैं पाठक वर्ग, उनका समान अधिकार था। इसलिए उन्होंने दोनों भाषाओं में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। और इसके अलावा जो मित्रों, जो इसके अध्याय जो थे मुंशी प्रेमचंद ने अपनी राम चर्चा के अध्याय तो वही रखे। बालकांड, उसमें बाकायदा इसमें भी बालकांड है। अयोध्या कांड, इसमें भी उसी तरह से रामायण की जो शैली है रामचरितमानस की, उसके अनुरूप इसको ढाला गया है। और इसी तरह किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, ये सारे कांड जो हैं, इनका मूल स्वरूप या नॉमेनक्लेचर या नाम जो है इनका नहीं बदला गया, लेकिन बाकी सारा का सारा उत्तर कांड तक बाकी सारे के सारे अध्यायों का जो वर्गीकरण था बिल्कुल उसी रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ये बड़े लोग हैं मित्रों, ये गोदान भी लिख सकते हैं, गोदान के साथ साथ राम चर्चा भी लिख सकते हैं। धन्यवाद।